प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दिन की शुरुआत हो चुकी है और कहते हैं कि परिस्थितियाँ जीवन पथ पे अवरोध उत्पन्न करती है, लेकिन आपकी नियति निर्धारित नहीं करती। उसके लिए आपको संघर्ष करना है, हर दिन लड़ना है, हर एक दिन नई-नई चुनौतियों का सामना करना है। फिर आपको सफलता से कोई नहीं बचा सकता। आप हमेशा सफल रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं अपनी परिस्थितियों से घबराइए नहीं, अपनी परिस्थितियों से हार मत मानिए, क्योंकि वो परिस्थितियाँ आपकी नियति निर्धारित नहीं करती है। चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह हम जो है दिन की शुरुआत अनमोल वचन के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। महात्मा गांधी। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन विचारों को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करेंगे, ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर और सुगम बना सकें। चलिए, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद शिक्षा के लिए भी, जीवन के स्तर को जीने के लिए भी, एक लाइफ की फ़िलॉसफ़ी को समझने के लिए भी आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनके परिचय की आवश्यकता शायद हमें और आपको नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज, जो कि जिन्होंने मानव समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें की, जो बहुत बड़े समाज सेवी रहे, जिन्होंने कितने गरीबों की भलाई की, जिन्होंने कहते हैं कि अगर आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, ईश्वर तो हर एक जगह जा सकता है, लेकिन अगर आप ईश्वर ने आपको चुना है तो समझिए आप ईश्वर के कितने करीब होंगे। तो समाज सेवी के तौर पे इन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी। एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक के तौर पे बहुत सारी किताबें लिखी, जिन्होंने मानव सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। आज उन्हीं से हम आपको रूबरू कराएँगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे, जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैसा सब कोई कमा लेता है, लेकिन ज़िंदगी कैसे सुचारू रूप से चले, सुदृढ़ रूप से चले, खूबसूरत तरीके से चले, इसका दर्शन बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी महाराज। सबसे पहले तो हमारे इस शो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। जब हम जीवन की बात करते हैं, जीवन दर्शन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले ख़्याल आता है कि हम किस तरीके से इसको करें, कहाँ से शुरुआत करें? जब आप इस क्षेत्र में आए, तो आपने क्या सोचा? आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आप इस क्षेत्र में आए? ज़रूर बताएँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी काम सोच समझ कर करिएगा जी। तो सफलता में थोड़ी देरी हो जाएगी। यह कुछ ऐसी घटना जीवन में होती जो अकस्मात हो जाती। वाल्मीकि के जीवन में अकस्मात घटना घटी। वहां निषाद प्रतिष्ठान तुम गवा सरस्वती समा। सरस्वती ने वाणी दे दी और उन्होंने रामायण की रचना कर दी। आइंस्टीन के जीवन में हम देखते हैं, आर्किमिडीज के जीवन में हम देखते हैं, या और भी बड़े महापुरुष की घटनाएं कुछ अकस्मात भी घटती है। हम लोगों का जीवन प्रारंभ हुआ गांव से, जी। जन्म हुआ खेत के मेड़ पर, और गाय भैंस और गृहस्थी के बीच में हम लोग रहे। लेकिन यह जो खिंचाव होने लगा कहीं आध्यात्मिक, तो पढ़ाई के प्रति मैंने शुरू की, और देखिए कि MA PhD डीलिट सारी डिग्री मैंने ले ली। तो वहां तक मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी बना, रुचि नहीं हुई, क्योंकि परमात्मा शायद चाहता था कि कोई दूसरा काम करावे, और मैं चला गया सर्विस करने, तो मुझसे नहीं हुआ, मैंने छोड़ दी। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी जीवन में होती है, अकस्मात घट जाती है और मिरेकल पैदा हो जाता है। जो व्यक्ति इंतजार करता है, देखिए विज्ञान का काम है प्लानिंग करके करना, जीवन में प्लानिंग नहीं चलता है। जीवन की घटनाएं ऐसी अकस्मात हो जाती है जो पूरा का पूरा जीवन का बदल। इसलिए हम लोग कहाँ तक आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं, ये अभी तक पता नहीं। इतनी लंबी यात्रा मैंने की अपने जीवन में। 1937 में मेरा जन्म हुआ, और 37 से 90 साल के लगभग हमने यात्रा भी हमारी चल। मैंने सोचा नहीं कब मैं प्रोफेसर बना, कब मैं
अध्यात्म, कई लोग मुझसे पूछते हैं शिक्षा के शिखर पर रहने वाला व्यक्ति या अकस्मात अध्यात्म कैसे हो चला गया, यह विचार करके नहीं होता है। छोटे बच्चे को प्लानिंग, जीवन की प्लानिंग नहीं बताया जा सकता, अकस्मात घटना घट जाती है। तो मेरे जीवन में अकस्मात घटना घटती जा रही है। आज भी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूं, क्योंकि मेरे जीवन का सूत्र है आई वॉन्ट टू सर्वाइव आफ्टर माई डिपार्चर। जाने के बाद भी मैं जीना चाहता हूं। अब यह कैसे जिए? कीर्ति जीवती सर्वदा। मनुष्य की कीर्ति, मनुष्य का काम, मनुष्य का विचार किसको देखिए, पानी छत पर चढ़ाना हो तो मोटर लगाना पड़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे या पानी को बहते हुए नदी को कोई मोटर की जरूरत नहीं, स्वतः चलता है। मैं आप लोगों का, तमाम मित्रों को भी मैं कहना चाहता हूं, सहज बन जाओ, क्लिकिस मत बनो। नदी बहती है, बस नदी के तरफ बह। आप कहिएगा देखिए, मैं तो कहीं विदेश में भी, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तमाम देशों में गया, लोगों को मैं यह बताता हूं कि नदी के तरफ बहना सीख लो। प्लानिंग करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत अनेक कठिनाई आएगी। आज तक देख लीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर शिखर की तरफ जाता है तो चलता जाता है, तो फिर रामकृष्ण परमहंस बन जाता है, विवेकानंद बन जाता है, या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कोई योजना नहीं बनाई होगी पहले इन्होंने, पता नहीं बहते हुए जा रहे हैं और परमात्मा उनसे कराता जा रहा है। परमात्मा के हाथ में छोड़ दीजिए अपने को, देखिएगा कहाँ पहुंचा देगा। आप गंगा में, पटना में गंगा के ऊपर नाव पर बैठ जाइए, कोई जो बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे पहुंच जाइए गंगा सागर। लेकिन अगर उधर से लेके इधर आना शुरू करिएगा तो बैटरी लगी। बहाव के साथ बढ़ना जरूरी है। बहाव को, अपने जीवन को सरल बना लो, सुगम बना लो, क्लिष्ट मत बनाओ। अब देखिएगा कि मेरे ऐसा 1000 लोग इस समाज में पैदा होते रहे। जी जी जी, सही बात है। जैसा सर आपने आध्यात्म की बात कही, आपने अपनी जर्नी की बात कही, तो उस शिक्षा पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आध्यात्म कितनी जरूरी है आज के डेट में। You cannot get the highest success in your life without a spiritual inspiration. आपके बच्चों को, छोटे बच्चों को, किसी भी व्यक्ति को जब तक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं होगी तो उसके जीवन में भटकाव होगा। If you want to be here, you should not be anywhere. आपके जीवन में अभी शिक्षा की चर्चा हम लोग करेंगे, साथ अभी अध्यात्म की जो बात होती, अध्यात्म आपको कंसंट्रेशन सिखाता है जी। यहाँ होने का बोध कराता है, स्वयं में होने का स्मरण दिखाता है कि कैसे हम अपने में हो। और जिस दिन आपको यह समझ हो जाएगी ये भटकाव नहीं, केंद्रित यहाँ हो, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, यह करने की जरूरत है। इसलिए शिक्षा में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप शिक्षा में थे, अध्यात्म कैसे? शिक्षा जब पक जाती है तो अध्यात्म बन जाती है। तो मेरे जीवन में इतनी लंबी यात्रा चल रही है मेरी, तो स्वाभाविक है कि अध्यात्म के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही आदमी को, क्योंकि वही है जैसे योगा करते हैं हम, भगवान बुद्ध करते थे या महावीर करते थे योगा। योगा क्या कहते हैं? स्वयं को जानो, तुम कौन हो। जिस दिन यह बोध हो जाता है, आदमी स्वयं को जानने लगता है, तो वो अध्यात्म में स्वतः प्रवेश कर जाएगा, और बिना अध्यात्म के जीवन में सफलता नहीं आती। कहते हैं कि बाहर के कौतूहल से लड़ना है तो अंदर की शांति की तरफ आपको जाना पड़ेगा। देखिए, पहले तो सारे लोग दुनिया के चारों तरफ भाग रहे हैं जी। एवरीबॉडी प्रेफर्स टू टॉक अबाउट अदर्स, राइट। हम ये कहते हैं कि दूसरों के बारे में क्या बात कर रहे हो,
हाँ, अक्सर ऐसा वही देखा गया। किसी ड्राइंग रूम में बैठ जाइए, मुझसे लोग पूछ रहे थे कि देखिए मुख्यमंत्री जी कैसे करते हैं, नेताजी कैसे, वही वही उनको अपना काम करने दो, सही बात। तुम अपना काम करो, उनके बारे में कमेंट करना छोड़ दो। एवरीबडी ट्राइंग टू टॉक अबाउट अदर्स, दूसरे के बारे में सब बात करना चाहता है, और जब पूछिएगा कि आप अपने बारे में बताइए, अरे मैडम कभी खुद से भी बात करके देखो। सही बात। बहुत लोगों के बारे में बात कर ली, थोड़ा अपने बारे में भी बात करिए ना। यह नहीं करना चाहता जिसके कारण जीवन में तनाव, चिंता, डिप्रेशन। अच्छा ये बताइए, आदमी आजकल गीत क्यों नहीं गा रहा है? जी जी जी। आदमी नाचता क्यों नहीं है? आपने कहा कि हमने गाना छोड़ दिया, गुनगुनाना छोड़ दिया, हमने नाचना छोड़ दिया। इस टॉपिक को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं कि आखिर हम ये क्यों छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, व्यक्ति इतना तनाव सृजित कर लिया है अपने चारों तरफ, जिसके कारण उसके मन से गाना, संगीत, नाचना। बर्टन रसल एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पश्चिम में, उन्होंने अंत में कहा था जीवन में, काश मैं नाच सकता। तो आजकल नाचना लोग भूल गया। यह कहाँ से शुरू हुआ? गाना भूल गया, गुनगुनाना भूल गया। आप पूरे पटना के शहर में घूमिए, किसी एक व्यक्ति को गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए, गीत गाते हुए नहीं सुनिएगा, क्योंकि टूट सूख गया है प्रत्येक व्यक्ति, रस सूख गया है। कहाँ से शुरू हुआ? माँ की गोद से ही शुरू हुआ यह दुर्घटना घटना। प्रत्येक बच्चे पहले प्राचीन काल में हम लोगों के उम्र में, या हम लोगों की माँ या वो लोरी सुनाती थी। आजकल माताओं को भी लोरी याद नहीं है। गाते थे लोग, आ रे निनिया बउआ के सुता दे, बाप गेलो नौकरी मतारी असगर हुआ, सुतु सुतु बउआ कोठली में ढेउआ। इस तरह छोटे बच्चों को, जैसे आज देखिएगा कोई बच्चा अगर रो रहा है, इस सूत्र मैं बताता हूँ, कोई किसी भी छोटे बच्चों को रोते हुए थोड़ी थपकी लगा दी, थोड़ी थपकी ऐसा ऐसा कर दीजिएगा, बच्चा सो जाएगा। क्या कारण है? माँ के गर्भ में वो जो 9 महीना था, और हृदय की गति की आवाज जो सुनते सुनते उसकी आदत हो गई। जब बच्चा बाहर आता है तो सूखा हुआ मरुभूमि अपने को पाता है। परिवार में कलह, लड़ाई, झंझट, यह सब विद्वेष, वहीं से सूखना शुरू हो गया। मनुष्य पूरी तरह सूख चुका है, ड्राई हो गया है। यही कारण है कि आजकल गुनगुनाना लोगों ने छोड़ दिया। गा से मैं कविता बताता हूँ, गा सको तो जिंदगी के गीत गाओ, मुस्कुरा के खुद को लोरी सुनाओ। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में रस पैदा हो, आनंद पैदा हो, सुख पैदा हो, शांति पैदा हो, अगर तुम नाच सकते हो, तो उसके लिए तो आपको यह बाहर की दुनिया से काटना पड़ेगा, जो हम काट नहीं पाते। अभी मैंने कहा ना कि बाहर के लोगों की आदत हो गई है, वह क्या कर रहा है, कोई नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस दिन वहां आत्म केंद्रित हो जाएगा मनुष्य, उस दिन दुनिया में सुख, शांति, नाचना, गाना सब शुरू हो जाएगा। प्राचीन काल में आप अपने पूछिएगा पिताजी से, दादाजी से पूछिएगा, लोग बिरहा गाते थे, बरमासा गाते थे, होली गाते थे, झिझिया गाती थी महिलाएं। कहाँ है? ये सब सूख गया, इसलिए आपके जीवन में उदासी आ गई। हम लोग आज भी प्रतिदिन योगा करते हैं तो कहते हैं कि ठहाका लगाओ खूब जोर से। तो ठहाका लगाओ, तो जब ठहाका लगाइएगा तो आपके नस में ऊर्जा बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक होगा, कंस्टिपेशन नहीं होगा। और तभी कहता है कि मन साफ जब हो जाएगा तो तन साफ, दुनिया साफ,
सब कुछ। इसलिए ही जरूरी है कि इसको पुनः हम लोगों को लाने की जरूरत जी, और इसका सबसे बड़ा माध्यम है कि शिक्षा में इन सारी चीज़ों को करना। आप शिक्षा जगत में बहुत दिनों तक रहे, अभी भी हैं, आप उतार-चढ़ाव, सही-गलत बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये जो नई शिक्षा नीति है, इस विषय पे अगर हम थोड़ा-सा बात करें, तो ये अभी जो देखा गया है कि स्कूल के ढाँचों में परिवर्तन, सिलेबस में परिवर्तन, तो इस विषय पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात 1986 में, जी। या तो बरसों से शिक्षा नीति चल रही है। हुँ, हुँ। 1986 में एक बार प्रयास किया गया था कि नई शिक्षा नीति पर कुछ काम करें। थोड़ा काम हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। जी। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया, आमूल चूल परिवर्तन कर दिया शिक्षा में। शिक्षा को क्या किया कि वह जो शिखर पर बैठा हुआ था उधर कोने में, शिक्षा को खींच के जीवन में उतारा। यह नई शिक्षा नीति की सबसे, मैंने किताब लिखी है इस पर, जी। मैं शिक्षा हूँ इस पर मैंने किताब लिखी है, और मैं उसमें सक्रिय, मैंने एडवाइस भी किया था भारत सरकार। ये नई शिक्षा नीति का प्रारूप किया। मैं विदेश में गया, डरबन में मेरा स्पीच हो रहा था। सवाल था कि जीवन में शिक्षा कैसे, जीवन से शिक्षा कैसे कटती जा रही है। मैंने एक सूत्र में कहा कि जीवन से शिक्षा हट गई है। हम किताबी शिक्षा जीवन में उतार रहे हैं, हमको जरूरत है प्रैक्टिकल शिक्षा की। आज किसी भी, आप जाइए नहीं, आप तो महिला है, किसी भी बच्ची से पूछिए 8वां 9वां दही कैसे जमती है, नहीं मालूम। अरवा धान चावल, उसना चावल क्या होता है, नहीं मालूम। तो उसको दाल कैसे बनती है, किस चीज, नहीं मालूम। प्रधानमंत्री जी ने इसी को लाया, कहा कि तुम प्रैक्टिकल, देखिए कितनी काम की बात हो कि प्रैक्टिकल बनो। जिस बस से बच्चों को कहा गया, हम लोगों को बताया कि जिस बस से बच्चे और बच्चियां स्कूल आते हैं, उस बस के ड्राइवर को तुम जानते हो, उस ड्राइवर से परिचय करो, उसको थैंक्स बोलो। अपनी माँ को तुमने कभी थैंक्स बोला, पिता को कभी थैंक्स बोला? यह जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, माननीय प्रधानमंत्री जी यही से शुरू कर दी कि जीवन में शिक्षा को उतारो। देखिए, भूल कहाँ हो रही है, शिक्षा के दो प्रकार की, एक शिक्षा, एक दीक्षा। शिक्षा का मतलब है सूचना, जो आजकल किताब में आप देखते होइएगा, इतनी बड़ी बड़ी किताब पढ़ लीजिएगा लेकिन उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। दीक्षा का मतलब होता है जीवन के बारे में जानना। तुम जीवन को कैसे जियो, तुम्हारे जीवन में आनंद कैसे आवे, सुख कैसे आवे। पीएचडी करने वाला व्यक्ति भी आजकल बड़ी बड़ी गंदे गंदे काम कर रहे हैं। डिलीट कर लिया आप, यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले लोग, या बुरी बुरी संगत में पढ़ के गांजा भांग शराब पी कर अपने जीवन को नष्ट, क्या पढ़ रहे हो? अरे पढ़े हो, अगर तुमने जीवन में कुछ भी तुमने पढ़ा और पढ़ाई को अगर तुमने उतारा जीवन में, तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में तो फूल खिलना चाहिए। क्या तुम्हारे जीवन में कोई फूल खिला? कोई आकस्मिक ऐसी घटना हो गई जो लोग कहे कि वाह वह शिक्षित व्यक्ति है? बिना टिकट के ट्रेन में पकड़ाने वाले लोग पीएचडी किए हुए रहते हैं। यूनिवर्सिटी में अच्छी बात नहीं होती। मैं तो स्वयं यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी निकला हूं, तो मैं तो यह चाहता हूं कि शिक्षा जीवन में उतरे, नई शिक्षा नीति में उसी का सारी चीजें हैं, उसी को शामिल किया गया। जी, वो आजकल के ज़माने में जो एथिक्स और वैल्यूज की जो बातें नहीं हो पा रही है, शायद उस नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा जीवन से हट गई, इसलिए कोई बात नहीं हो सकती। जीवन से जोड़ो। जी जी, सही सही। और सर, ये मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, बहुत अच्छी बात कुछ जोड़ा गया है इसमें, बहुत अच्छी बात। यह अभी नई शिक्षा नीति में आया है जी, कि वह जो शिक्षा जो चल रही है लंदन स्विट्जरलैंड वाली, हमारे बच्चों, एग्जाम्पल में देता हूँ, एनसीईआरटी की एक किताब है 7th क्लास, उसमें लिखा हुआ है दिस इज क्या होता है, ब्रेड वेड लोग खाते हैं जी, पिज्जा ब्रेड, उस किताब में लिखा हुआ है दिस इज ए बन,
BUN, बन। बन का मतलब होता है मीठी रोटी। हम्म, हमारी शिक्षा जो चल रही थी वह पेड़ के नजदीक में आज भी स्कूल चल रहा है, जो सबसे कीमती है। मैं तो कहता हूँ जितने भी सड़क, बिजली के तार, जी। बड़ी बड़ी कॉलोनी बन रही है, हम्म, उसके बजाय बरगद के पेड़ के नीचे जो बच्चे पढ़े उनको खींच के लाओ। और उस किताब में लिखा है दिस इज ए बन। अरे बन खेसारी के रोटी और मड़ुआ के रोटी हमारे बच्चे गांव में खाते, बन ने देखा नहीं। और आपने सिलेबस में लिख दिया दिस इज ए बन, कौन समझेगा आपकी बात? ऐसी शिक्षा लाइए जो गांव की भाषा में हो। हमको अंग्रेजी में नहीं चाहिए, हमको विदेशी भाषा में नहीं, शिक्षा नहीं चाहिए। हमको अपनी मात्र जो हमारी माँ बोलती है वो भाषा चाहिए। आप देखिए ना, आप बोलिए गांव में जाकर देखिएगा, बकरी चराते हैं लोग और उसको कहिएगा बन, उसको कहिएगा पिज्जा, बर्गर, वो क्या समझेगा जी? तो शिक्षा गांव के हम 85% है, उनके लिए शिक्षा जोड़िए। सही बात। अच्छा, ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए एनईपी में क्या क्या प्रावधान है? जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है इसके लिए क्या है? बाल्यावस्था शिक्षा के बारे में देखिए कुछ शिक्षा तो जन्म के बाद ही शुरू हो जाती है। बताइए। पहले माँ टीचर बनती है, अरे हाथ धो के खाओ, अरे ऐसा क्यों करते हो, मुंह में हाथ मत लगाओ, ऐसे माँ से शिक्षा शुरू होती है। लेकिन किताबी शिक्षा तो 3 साल, 3.5 साल के बाद जी। वह उसकी देने की। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि वह 1 से लेके तीसरा तक एक पैटर्न बनाइए, 5वां से लेके एक पैटर्न बनाइए और उसी के अनुरूप। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने किताब पढ़ा है, नई शिक्षा नीति को समझा है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ भी और शिक्षा को प्रैक्टिकल बनाओ, जीवन में उतार दो ताकि बच्चे को लाभ हो सके। और मतलब अभी जो इस शिक्षा नीति की तरफ क्या क्या सुधार किए गए हैं स्कूली स्तर पर? देखिए है तो बड़ा 300-400 पेज का यह बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जी। लेकिन सारी शिक्षा नीति का है कि अपने जीवन में हम बच्चे को उस एक शिक्षा की बात करें ताकि वो शिक्षा जीवन में उतर सके। और वही शिक्षा जब दीक्षा बन जाती है जी। तो आत्मिक बोध होने लगता है। इसी आत्मिक बोध को जगाने की कोशिश की जा रही है। आज तमाम स्कूलों को कहा गया कि नई शिक्षा के अनुरूप अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन कमी है कि हमारे शिक्षक अभी तक प्रशिक्षित नहीं है उस हिसाब से। और अभी ये भी शामिल किया गया जहाँ तक कि 5+3+3+4 की संरचना जो थी, मतलब पहले 10+2 की संरचना थी जो 5+3+3+4 ऐसे करके आ गई। तो ये क्या है, शिक्षा को नहीं, शिक्षा सरल को बनाने के नहीं लिए है, ग्रेड बनाया गया है। अच्छा। कि बच्चों को 5 तक का एक सिलेबस, उसके बाद 8वां तक का एक सिलेबस, उसके बाद 9वां 10वां का, 11वां 12वां का, इस तरह ग्रेड बांट दिया गया कि यहाँ तक आप ग्रेड बांट के बच्चों को पढ़ाइए। +2 तो बहुत दिन से चल रहा है। जी जी। +2 में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितना लैब बनाया जा रहा है, आजकल देखिए AI का प्रशिक्षण हो रहा है, रोबोटिक्स का हो रहा है, सारे स्कूलों में लगा दिया गया। प्रयास यह किया जा रहा है कि बच्चों को प्रैक्टिकल कैसे बनाए। जैसे जापान में मैट्रिक पास करने के बाद अधिकतर लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल में चले जा रहे हैं, कोई बिजनेस किया। हमारे देश में अगर लैब की सुविधा हो जाए और AI का ट्रेनिंग हो जाए, रोबोटिक्स का ट्रेनिंग हो जाए, कंप्यूटर का ट्रेनिंग हो जाए, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ही नहीं रहेगी। जी, सही बात। और ये अभी जो जैसे कि इसको आप किस तरीके जैसे भी नई शिक्षा नीति है, इसको आप अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? देखिए यह बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन काल में 2 अंतर क्या था कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनेस्को ने कहा कि यह 1 वे ट्रैफिक ठीक नहीं है, या इसको कहा गया कि एक्टिव
प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और दूसरा होता है पैसिव प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एक्टिव का मतलब आज तक चल रहा है कि टीचर बोले जा रहा है, जी बच्चे को केवल सुनना। इस शिक्षा नीति में कर दिया कि ना, दोनों तरफ से शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड कम फ्रॉम द स्टूडेंट एंड टीचर शुड रिप्लाई। यह प्रोसेस क्या है? पहले था एक्टिव प्रोसेस, अब हो गया पैसिव प्रोसेस। यह यूनेस्को ने किया और उसी को लागू कर दिया गया है। सवाल बच्चों को पूछने दो। जी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, नहीं चंद्रमा क्या है, या घड़ी क्या है, आपका कलम क्या है, आपका क्या, वो पूछता है। तो लेट देम आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट। उनको क्वेश्चन पूछने दो, हम तब जवाब देंगे। अभी क्या है कि अगर टीचर कहता जा रहा है कि सूर्य में प्रकाश नहीं होता है, सूर्य जैसे अंधेरा में निकलता है, बच्चे मानते जा रहे हैं। आजकल जो इतिहास गलत पढ़ाया गया, हम लोगों को जो इतिहास, भारत की परंपरा का इतिहास, सब गलत चीज है। उन लोगों ने बता दिया कि वन वे प्रोसेस करो। टीचर क्लास में गया, वो वोमिट करने लगा। कोई व्यक्ति कॉलेज से निकलता है जी और क्लास में गया और वोमिट किया, यह पढ़ाई बंद कर दी गई। नई शिक्षा नीति में कहा कि ना, क्वेश्चन बच्चों को पूछने दो और आप उसका उत्तर दो। यह दोनों तरफ से शिक्षा चलेगी। पहले एक्टिव प्रोसेस था, अब पैसिव, मतलब बच्चे की तरफ से आ रहा है। नई शिक्षा में सुविधा कर दी गई। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो बच्चे को, देखिए हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं, बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिएगा, आप लोग भी पढ़े होइएगा, क्या होता था, बच्चे क्लास में बैठे हुए, टीचर गया, बोलना शुरू कर दिया। बच्चे स्वस्थ है कि नहीं, बच्चे बीमार तो नहीं है, बच्चे आपका विषय पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तो पहले उसकी चिंता टीचर नहीं करते थे। अब नई शिक्षा नीति में कहा कि नहीं, आप क्लास में जाइए, बच्चों को कहिए कि क्या पढ़ना चाहते हो, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस। एक दूसरी बात क्या किया कि शिक्षा को खोजी बना दिया। खोजी का मतलब क्या हुआ कि 9 गुने 3 बराबर व्हाट। प्राइमरी की बात में कर रहा हूँ, 9 गुने 3 बराबर व्हाट छोड़ दिया। पहले क्या करता था टीचर कि 9 गुने 3 बराबर 27 लिखो। तो जब आपने उत्तर लिखा दिया तो फिर बच्चों खोजेंगे कैसे? अभी कह रहा है कि 9 गुने 3 बराबर व्हाट। दूसरा कहता है 9 गुने 0 और उधर लिख दिया 27। कौन सा अंक मिसिंग है इसमें, खोजो। तो मैडम, शिक्षा को खोजी बनाया गया है, तुम खोजो। बच्चा अगर पूछता है कि पापा आपकी क्या है, घड़ी, कहेगी बेटा मुझे मालूम नहीं है। कोई बच्चा पूछता है कि कैट माने क्या होता है, तो सफल टीचर जो होगा, ये बड़े काम की बात है उस शिक्षा में। अगर बच्चा पूछता है कि कैट माने क्या होता है, टीचर को उत्तर नहीं देना है। जो टीचर अगर बता दिया कि कैट माने बिल्ली, तो वह बच्चे को प्रतिभा को बाधित कर रहा है। उसको कहिए कि नहीं बेटा मुझे मालूम नहीं है। बच्चा पूछता है 3 गुने 6 कितना होगा, बेटा मालूम नहीं है, खोजो। तो बच्चे को खोजी बनाओ, यह नई शिक्षा नीति में आ गया है। क्वेश्चन दे दो, बच्चे को खोजने दो। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द अंग्रेजी का बच्चा पूछता है, मैथ पूछता है, उत्तर मत बताओ, यह स्पष्ट निर्देश है। अगर आपने उत्तर बता दिया तो बच्चे की प्रतिभा बाधित हो जाएगी। उसको कहीं खोजो, मुझे मालूम नहीं है। टीवी में आवाज कैसे आती है, टीवी में पिक्चर कैसे दिखता है, नहीं मालूम है। आप बच्चों को उत्तर मत बताना, यह नई शिक्षा नीति का
बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बच्चे अपने खोजना शुरू करेंगे। जी, सही बात है। एक ये सवाल रहेगा महाराज जी कि आजकल जो है बच्चों के बस्ते बहुत भारी हो गए हैं, जिसमें उनका शायद उतना प्रोसेस दिमाग, आजकल बच्चे बहुत जल्दी पैनिक हो जा रहे हैं, पेशेंस नहीं हो पाता है। क्या कारण है इसका? देखिए, कारण कुछ नहीं है। बच्चे स्वभाव से बड़े अच्छे होते हैं, जी। बड़े शांत हो। हम लोगों ने उन्हें वैसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। आपके बच्चे को 2 साल 3 साल का बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा है। अब हिंसा बढ़ती चली जा रही है, हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि गलत आचरण, गलत चित्र, गलत पिक्चर। आप देखिए ना, आपके परिवार में आपका बच्चा वहां बैठा हुआ है, दादा दादी नाना नानी सब लोग बैठे हुए हैं, अब बच्चा मोबाइल देख रहा है। 50 आदमी के बीच में बच्चा बैठा हुआ है, 50 आदमी 50 काम में लगा हुआ है। तो बच्चे के पास शांत होने का ये एक ही रास्ता है, बच्चे थोड़ा खेले। आजकल बच्चों के जीवन से खेल निकल गया। जी। एक भी खेल का मैदान, आप जाइए भी पटना में देखिए, एक भी बच्चों को एक आध पीस है खेल का, सारा खेल गार्डन बन गया। बुजुर्गों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बच्चों के लिए बहुत नुकसान हो गया। आज खेल समाप्त हो गया, परिश्रम करना बच्चों ने छोड़ दिया, साइकिलिंग छोड़ दिया, उद्यान में दौड़ना छोड़ दिया। मैडम, जीवन में जब तक बच्चे संघर्ष नहीं करेंगे, गिरेंगे नहीं, धक्का नहीं खाएंगे। एक छोटी सी कविता है, इस पर कहा जाता है कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सम्मा दीपक को जलना सिखाती है। इस संसार में अगर जीना है मेरे यार, तो ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। सही बात। ठोकर लगे बच्चों को, यह खत्म हो गया। हमने पहले भी कहा कि समाज की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। इंसान खुद के लिए तो कमा के खा लेता है और फिर इस दुनिया से विदा हो जाता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ, इधर कैसे रुझान हुआ और इतना बड़ा बदलाव के बारे में आपने कैसे सोचा? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए सेवा क्या होता है। जी। पहली बात तो है कि मैं जब इस क्षेत्र में आया तो मैंने अपने कल्याण की बात शुरू की। मैंने एक संस्था बनाई आत्म कल्याण के अंदर, अपना कल्याण कर। और जब मैंने अपना कल्याण सीख लिया, मैं अपने लिए जब जीना मैंने शुरू कर दिया, स्वतः हुआ रास्ता समाज कल्याण की तरफ चला गया। अपनी सेवा करते करते समाज सेवा शुरू हो गई। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं प्यासा हो, जो व्यक्ति स्वयं भटका हो, जो व्यक्ति स्वयं त्रसित हो, वो समाज की क्या सेवा कर सकता है? एक ही कारण हो, आप देखिएगा, भारत सरकार की अनेक योजना चल रही है, लेकिन आप कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ सेवा नहीं कर पा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ बैठा हुआ है, तो इसीलिए वो फैल नहीं जा पाता है। हम जब तक फैलेंगे नहीं, और यह कहाँ से शुरू होगा? अपने से। हमारा आत्मविस्तार जिस दिन हो जाएगा, उस दिन हम फैलना शुरू कर जाएंगे। आज मेरी अनेक संस्थाएं चल रही है। एक संस्था है हमें भी पढ़ाओ। 50,000 से ऊपर बच्चों को पिछले 25 वर्षों में मैंने खोज खोज कर झुग्गी झोपड़ी स्टेशन पर पत्ता चूनते हुए बच्चों को मैंने उठाया, उनको पढ़ाया और समाज के मुख्य धारा में जोड़ दिया। मुझे डर है आज भी, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना चाहिए कि जिन झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे भटक रहे हैं, अगर उनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ा तो हो सकता है वे गलत दिशा में चले जाए। इसलिए मेरे मन में आया कि हमें भी पढ़ाओ, इन गरीब बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो ये भटक जाएंगे तो समाज के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी 20 बरस के बाद। आज छोटे हैं, कुछ नहीं बोलते, 20 बरस के बाद जो वो बड़े हो जाएंगे, तो हमारा काम है उनको आज से ही प्रशिक्षित करें। तो समाज सेवा होता जा रहा है। अपने आप मैं कंबल बंटवाता हूँ, 5,000 10,000 कंबल बंटवाता हूँ,
मेरा एक आश्रम है, सीतामढ़ी में है, गुड़गांव में है, पटना में, जहाँ मैं फ्री में खिचड़ी बंटवाता हूँ, गरीब बच्चों को खिलाता, मुझे खुशी होती है। तो जानते हैं, जब यह जन कल्याण का काम जब होता है, जो व्यक्ति उसको देखकर खुश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब हम लोग तो उस लाइन में बढ़ गए, जो दूसरे को देखते हैं हंसते हुए, तो मुझे भी हंसी आ जाती है। सही बात। अब एक अंतिम सवाल है कि जीवन दर्शन है, और चलते चलते ये हम दर्शकों के लिए भी चाहेंगे कि आप बोले कि जीवन दर्शन क्या और उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जिंदगी को सुगम बनाने के लिए। मैं तो कहूँगा कि मेरे भाई, अपने लिए थोड़ा समय निकालो। 24 घंटा के समय है, 23 घंटा समाज को दो, पत्नी को दो, बच्चों को दो, जिसको जो करना है कर। 1 घंटा अपने लिए, सुबह में सोकर उठो, कि बाहर बंद करो और थोड़ा कमर लचकाओ, थोड़ा डांस करो, थोड़ा गीत गाओ, थोड़ा ठहाका लगाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। कहते हैं जो मुस्कुरा के गम का प्याला जिसे पीना आ गया, जिंदगी के हर डगर पर उसे जीना आ गया। तो थोड़ा हंसी है। मैं कहते मैडम आप देखिए, सड़क पर जाकर एक भी व्यक्ति हंसता हुआ नहीं दिखेगा। जब ऑफिस में जाइए सब लोग रोता हुआ। अब सारा जगह, घर में जाइए, पति पत्नी का भी तनाव, बाप बेटे का तनाव, भाई बहन का तनाव। ये महाराज तो अपने लिए कब जियोगे? प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है। आप भी देखिएगा, आपके जितने परिचित होंगे क्या कर रहे हैं, अरे बाल बच्चों के लिए 2 रोटी कमा रहा हूं। अरे मूर्ख, बाल बच्चों के लिए ही करोगे, अपने लिए कुछ किए हैं तो नहीं, फुर्सत नहीं है तो रो, फुर्सत नहीं है तो यही रोना शुरू करो। इसलिए अगर जवानी आपकी सुधर गई तो बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। इसको बचाने की कोशिश करिए और अपने को 1 घंटा समय निकालिए अपने लिए जी, जिसमें गाइए, डांस करिए, गीत गाइए। या जिस दिन आपके जीवन में हो जाएगा, अपार खुशी मिलेगी। और जीवन का मुख्य उद्देश्य है खुश होना। परमात्मा से प्रतिदिन सुबह में एक ही चीज मांगना, हे परमात्मा मुझे खुशी प्रदान करो, हे परमात्मा मुझे दिव्य बना दो, दिव्यम देहि में शक्ति, मुझे शक्ति दो, मुझे मुस्कान दो, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुंदर बनूं। एक बात और मैं कहता हूं, मैं जान रहा हूं कि समय थोड़ा, आपको आप जो समाज में जब निकलते हैं तो आपको अपने चेहरे से, अपने शरीर से किसी को दुखी करने का अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू शो योर अगली फेस टू एनीबॉडी। तो आप गीत गाते हुए मुस्कुराते, ताकि लोग देखें, कहेंगे वाह क्या व्यक्तित्व है ये आदमी, हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो आप भी शुरू करिए। यह जीवन जीने का सबसे अद्भुत तरीका है। बहुत बढ़िया सर, आप हमारे शो में आपने इतनी अच्छी बातें कही और इतनी ज्ञानवर्धक बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में भी हमें आपके खत का इंतजार है, तो उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है बिहार बयान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।